हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी आप पालना कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए हम जो बात कर रहे थे, हम बात करें चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। और इस चैप्टर में अब तक हमने जो बात की है वो बात की है बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो बोहर का परमाणु मॉडल था वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। दूसरा पॉइंट बोर्ड ने क्या कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाता है तो लगाता है सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी उसके अंदर उसने कहा कि आपके पास जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट ने क्या कहा, जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर होगा तो अंदर लगने वाला आकर्षण बल बाहर निकलने वाले अपकेंद्रीय बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी kz(e²/r² इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, mv²/r। ठीक है। अगला पॉइंट उसने क्या कहा, ये किसी भी एटम के पास इनफाइनाइट ऑर्बिट होते हैं। कितने ऑर्बिट होते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट। लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल और केवल उस ऑर्बिट में होगा जिसके लिए कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज होगा। यानी उसके बीच की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को बोला था आपने फोरबिडन जोन। क्या बोला था आपने? फोरबिडन जोन। यानी उस जोन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा भाई। क्लियर बात थी। इसके अलावा उसने ये भी कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ना तो एनर्जी को लेता है ना ही एनर्जी को देता है। यानी उसकी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उसे बोला था उसको स्टेशनरी ऑर्बिट। ये बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं स्थायी ऊर्जा कक्ष। यह बताया मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया था एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के बारे में कि एक्साइटेशन जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है और जो डी एक्साइटेशन होता है वो मल्टीपल स्टेप में होता है, बारी बारी से होगा। उसे बोला था आपने डी एक्साइटेशन। फिर हम जो बात कर रहे थे बोहर के एप्लीकेशन पार्ट की। उसमें मैंने पहला जो एप्लीकेशन पढ़ाया था आपको वो पढ़ाया था कैलकुलेशन और रेडियस की। रेडियस क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने रेडियस का फॉर्मूला निकाला 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम। ये निकाला था आपने। दूसरा हमने निकाली थी वेलोसिटी, क्या था हमारा फॉर्मूला, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकंड में। अगर सेंटीमीटर में लोगे तो 10⁸ हो जाएगा। इसके अलावा हमने निकाली थी, क्या निकाली थी, हमने निकाली थी एनर्जी। क्या आया था फॉर्मूला एनर्जी का, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर एनर्जी को अगर आप जूल में निकालो कितना आएगा, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जूल पर एटम। ये था। इसके अलावा मैंने आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या था फॉर्मूला, -kZe²/2r। ये था। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, -kZe²/r। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, kZe²/2r। ये फॉर्मूले मैंने आपके साथ इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की बातें सारी क्लियर हो गई होंगी कि मैं कौन कौन सी बातें अब करने वाला था। क्लियर था। फिर हम जो चर्चा कर रहे थे, इसकी चर्चा कर रहे थे इस फॉर्मूले के ऊपर। यानी हम पर चर्चा कर रहे थे En का मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। यानी एन ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मैं थोड़ी बात करूंगा इसके आगे के बारे में कि इस एनर्जी के फॉर्मूले से आप कौन कौन से फॉर्मूले और बना सकते हो। उसी चीज की चर्चा करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम, क्योंकि मुझे आज एनर्जी के बारे में बताना है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज स्पेक्ट्रम के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है आपके बोहर का परमाणु मॉडल का। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। लेकिन उससे पहले इस चीज को सीखिए आप कि एनर्जी के बारे में और कौन कौन सी बातें डिस्कस की जा सकती है। देखो जी, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, En बराबर क्या होता है जी, -13.6 इंटू z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, किसके लिए बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो आप जानते हो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। भाई परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का एक ही होता है तो Z की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 1। और आप जानते हो हाइड्रोजन ऑर्बिट के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1 होगी। अगर मैं बात करूं n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 का मतलब क्या हुआ, आपके पास ऑर्बिट कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑर्बिट। भाई n की वैल्यू क्या होती है जानते हो ना आप, n की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4 एंड सो और n इनफाइनाइट तक होगी। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं पहले ऑर्बिट की बात करूं तो उसके लिए जो एनर्जी आएगी, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, यहां पर 1 रख दो 1, तो E1 बराबर कितना आएगा हमारे पास आएगा -13.6 इंटू Z²। Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, परमानेंट होगी 1 का स्क्वायर अपॉन अपने पास नीचे क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बताओ यहां तक किसी को डाउट है कोई? क्लियर है भाई। हम जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। और अगर मुझे पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी है तो E1 बराबर क्या होगा, -13.6 इंटू Z। Z क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर आएगा।
तो आप 1 का स्क्वायर करो और 1 का स्क्वायर, बात तो एक ही हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एनर्जी E1 कितनी है, हमारे पास आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बताओ आई की नहीं है, आ गई। और आप जानते हो अगर इस एनर्जी की वैल्यू को अगर मैं ऊपर रख सकता हूं ना इसको ऊपर, क्योंकि यहां पर जेड किसके लिए होगा, जेड हाइड्रोजन परमाणु के लिए हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा भाई। जेड जो है, ये बात मैं ओनली फॉर ओनली किसके लिए कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। बात समझो ध्यान से आप, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड की वैल्यू तो परमानेंट 1 ही रहेगी ना। तो अगर आपके पास जेड की वैल्यू परमानेंट 1 रहेगी तो ऊपर वाली वैल्यू तो परमानेंट यही रहेगी, कितनी रहेगी, E1, कितनी रहेगी, E1। तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या मैं E1 को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, तो मैं कहूंगा En हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास En का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E1, इसकी जगह E1 लिख दूंगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, n स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास, n स्क्वायर। इस फॉर्मूले के ऊपर मैंने चर्चा की थी कल के लेक्चर में। ये फॉर्मूला निकालना चाहता था इस एनर्जी की डेरिवेशन से। मैं क्लियर हो रही की बात, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर 1 होता है, और अगर मुझे पहले ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालनी है तो यहां पर 1 रख दूंगा और यहां पर 1 रख दूंगा, तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी। इस एनर्जी की वैल्यू को मैं यहां रख सकता हूं, तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, E1 बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। बताओ आ सकता है नहीं सर, यहां पर E1 क्या है भाई, आपके पास जो n बराबर 1 क्या होगा, आपके पास ये न्यूक्लियस है। बताओ आपके पास पहला ऑर्बिट आएगा नहीं, ये अपने पास क्या होगा, n बराबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, ऐसे यानी पहला ऑर्बिट। ये मैं कहूंगा इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसे, ग्राउंड स्टेट। यानी E1 यहां क्या होती है, यहां पर E1 क्या होती है, यहां पर E1 होती है ग्राउंड स्टेट। क्या होती है, ग्राउंड स्टेट। क्या होती है, ग्राउंड स्टेट, यानी सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर। इससे ऊर्जा कम थोड़ी होगी, सबसे छोटी ऊर्जा कौन सी होगी भाई, E1। कौन सी होगी, E1। तो E1 क्या है हमारे पास, ग्राउंड स्टेट। और यहां पर En क्या है, यहां पर En अपने पास होती है एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। इसे बोलते हैं हिंदी में उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था। इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मूल अवस्था। क्या बोलते हैं, मूल अवस्था। ग्राउंड स्टेट ये होते हैं मूल अवस्था, इसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं इसे, उत्तेजित अवस्था। और n बराबर क्या होता है, जानते हो n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कहानी क्लियर है यहां तक कि आपको, यहां से मैं फॉर्मूला निकालूंगा, आप टेंशन ना लो इस चीज के बारे में। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यहां से En बराबर क्या आएगी, E1 बराबर आएगी E1 अपॉन n स्क्वायर। क्या आएगी, E1 अपॉन n स्क्वायर। लेकिन ये बात किसके लिए सत्य है, ये बात सत्य है भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। ये परमानेंट रहेगी, नीचे वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बताओ फॉर्मूला ये बन के आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देख लो आप इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला डेवलप होगा कि नहीं होगा, निकाल सकते हो ना आप इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले में तो कोई समस्या आपको होगी नहीं, क्योंकि आपने इस वैल्यू को यहां पर रखा, पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, En बराबर क्या आ गया, E1 अपॉन n स्क्वायर। जैसे मान लो अगर आपको E2 के लिए निकालनी है, सोचो अगर मान लो आपको E2 के लिए निकालनी है, E2 के लिए क्या होगी, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो रहेगा E1 बटे में क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। तो बताओ E1 बटे में क्या जाएगा, हमारे पास 4 आएगा ही नहीं आएगा। और E1 कितनी होती है हाइड्रोजन के लिए, कितनी होती है E1, बताओ -13.6 होती है। बटे में दे दो 4 का हुआ, बताओ आपके पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, यानी हम इस फॉर्मूले से हाइड्रोजन परमाणु की अलग अलग ऑर्बिट में क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी। क्लियर बात है, आप यहां से भी निकाल सकते हो, ऐसा बात नहीं कि यहां से निकाल सकते हो आप यहां से भी निकाल सकते हो और आप यहां से भी क्या निकाल सकते हो, एनर्जी। कहानी क्लियर है, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब क्या होगा, सुनो बात ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, एक एक चीजों को आप ध्यान से देखना, आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास फॉर्मूला यह है, En बराबर क्या है हमारे पास, E1 अपॉन n स्क्वायर। तो अगर मान लो मुझे E2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो E1 ही रहेगा, नीचे क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास E1 अपॉन 4। क्या आ जाएगा अपने पास E1 अपॉन 4। अगर मुझे E3 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर तो E1 ही रहेगा, नीचे क्या आएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा E1 अपॉन 9। क्या आ जाएगा अपने पास E1 अपॉन 9। अगर मुझे E4 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर तो E1 ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा E1 बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास 16। बताओ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दिख रही है ना आपको चीजें, पूरी क्लियर हो रही है आपको कि अगर आपको E2 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, E3 निकालना है फॉर्मूला क्या होगा, E4 निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा। यानी मैं कहूंगा अगर मुझे रेशो लेना हो, बताओ 1/4 आएगा नहीं है, या क्या 1/9 आएगा, या क्या 1/16 आएगा ही नहीं। बताओ इस प्रकार का रेशो डेवलप होगा कि नहीं होगा। और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर तो E1 ही रहेगा ना भाई, ये तो E1 हो गया। E1 की बात तो मैं एक ही कर सकता हूँ, 1 रेशो 1/4 रेशो 1/9 रेशो 1/16। बताओ इस प्रकार का रेशो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हो रही है क्या बातें आपको, क्योंकि अगर ऊपर वाली एनर्जी अगर आपने E1 ली है तो नीचे वाली एनर्जी क्या होगी, E1/4 होगी। थर्ड वाली एनर्जी क्या होगी, E1/9 होगी। फोर्थ वाली एनर्जी क्या होगी, E1/16 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। बातें क्लियर है आपको,
बातें आपको क्लियर है या नहीं? बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं? समझ आई बात? अब सुनो मुद्दे वाली बात क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अगर आपको सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो जो E1 है उसमें किसका भाग दे दोगे? 4 का। बताओ आपके पास सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आएगी नहीं आएगी? अगर आपको थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो आपके पास जो एनर्जी उसमें किसका भाग दे दोगे? 9 का। बताओ थर्ड ऑर्बिट की आएगी नहीं आएगी? अगर आपको एनर्जी 4 ऑर्बिट निकालनी है तो आपके पास जो E1 एनर्जी उसमें किसका भाग दे दोगे? आप 16 का। बताओ आपके पास 4 ऑर्बिट की एनर्जी आएगी नहीं आएगी? इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी। अब मैं तो मुद्दे वाली बात जो कर रहा था उस बात के ऊपर आता हूं भाई, कि मुझे वहां से कौन सा फॉर्मूला निकालना है। देखो जी, हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आया था फॉर्मूला, En बराबर आया था हमारे पास E1 अपॉन n²। आया था ही नहीं आया था? चूंकि हम ये जानते हैं E1 बराबर क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड। इसे बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं? उत्तेजित अवस्था। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, E ऑफ एक्साइटेशन। बताओ लिख सकते हैं नहीं सकते? E का होगा एनर्जी और एक्साइटेशन मतलब क्या होगा? उत्तेजित अवस्था की एनर्जी। यहां पर E1 क्या होती है हमारे पास? E1 होती है हमारे पास ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट होती है? ग्राउंड। इसे लिख सकते हो आप E ग्राउंड। क्या लिख सकते हो आप? E ग्राउंड, यानी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। तो बताओ इस चीज को क्या मैं यहां लिख सकता हूं? क्या लिखो वैल्यू को? तो आप क्या लिखोगे? E एक्साइटेड। क्या लिखोगे आप? E एक्साइटेड बराबर क्या होगा? E1 की जगह क्या लिख दोगे? E ग्राउंड अपॉन नीचे क्या लिख दोगे आप? n²। बताओ लिख सकते हो भाई? ये अपने पास क्या है? nth ऑर्बिट की एनर्जी, जिसे बोलते हो आप एक्साइटेड स्टेट। तो लिख दिया आपने E एक्साइटेशन। E1 का मतलब क्या होता है? सबसे पहले वाली उसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, लिख दी E ग्राउंड। तो बताओ अगर मुझे यहां से n² चाहिए तो बताओ n² बराबर क्या आएगा? यहां पर ऊपर तो आ जाएगा E ग्राउंड और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? E एक्साइटेड। क्या आ जाएगा मेरे पास? E एक्साइटेड, यानी एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट और एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। चूंकि आप ये जानते हो, सुनो ध्यान से, आपको मैंने बताया था कि आपके पास न्यूक्लियस होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा होता है, और अब मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके यहां जाएगा, मान लो यहां जाएगा, तो मैंने कहा था इसके पास कोई फोटोन आएगा, उस फोटोन के पास भी एनर्जी होगी और इसके पास भी तो एनर्जी होगी। इस एनर्जी को अगर तुमको याद हो, मैं बताया था E1। क्या बताया था मैंने? E1 याद है क्या आपको? जब मैंने आपको पढ़ाया था बोहर का परमाणु मॉडल, तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का, और मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है उसे बोलते हो आप एक्साइटेशन। उसे आप क्या बोलते हो? एक्साइटेशन। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला था हमने एक्साइटेशन। क्या बोला था हमने? इसे बोला था हमने एक्साइटेशन, उत्तेजन। क्या बोला था हमने? एक्साइटेशन। मैंने कहा था जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो यहां पर जो एनर्जी होगी, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? ई एक्साइटेशन। भाई उत्तेजित अवस्था की एनर्जी होगी ना, यहां पर जो एनर्जी होगी, बताओ एक तो इसकी एनर्जी और प्लस इसकी एनर्जी, बताओ बराबर होगी ही नहीं होगी? मैंने कहा था यहां पर Ep प्लस E1, ये तो फोटोन की एनर्जी प्लस E1, बताओ किसके बराबर होगी? बताओ ई एक्साइटेड के बराबर होगी नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां जंप करेगा तो कितनी एनर्जी लेके जाएगा? एक तो ऊपर से फोटोन आया उसकी, और एक खुद की भी तो एनर्जी होगी उसकी। मतलब यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा तो यहां पर जब वो जाएगा तो उसके पास दो एनर्जी होंगी, एक तो उसके पास फोटोन की एनर्जी होगी, एक उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? E1। यानी ई एक्साइटेड किसके बराबर होगी? ई फोटोन प्लस E1। किसके बराबर होगी? ई फोटोन प्लस E1। किसके बराबर होगी? ई फोटोन प्लस E1। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपसे? बात क्लियर आपको? मतलब ई एक्साइटेड मतलब ये हुआ, ई एक्साइटेड जो है वो किसके बराबर होगी? एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ 1। और आप जानते हो E1 को क्या बोला था हमने? E1 को हमने क्या बोला था? E ग्राउंड। क्या बोला था? E ग्राउंड। तो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास? एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। किसके बराबर होगी? एनर्जी ऑफ ग्राउंड। बताओ इस वैल्यू को क्या मैं रख सकता हूं? क्या रख सकता हूं? तो बताओ n² बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। क्या आ जाएगा मेरे पास? एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास? एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर मुझे फोटोन निकालने हो, अगर n बराबर क्या है? n बराबर यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो बताओ फॉर्मूला क्या बन के आएगा हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ई ग्राउंड अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ इस फॉर्मूले से आप n बराबर क्या होता है यहां पर? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। बताओ इस फॉर्मूले से आप ऑर्बिट को निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? कैसे आएगा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में? आपसे कहा जाएगा, आपसे कहेगा मान लो आपके पास ये एटम है, कोई सा एटम दे देगा, कहेगा आपके पास एक एटम है जिसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, क्या कहेगा? जिसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मान लो x जूल है। कितनी है अपने पास? x जूल है। और इसके ऊपर कोई फोटोन आ रहा है, इसके ऊपर फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी कितनी है अपने पास? y जूल है। कितनी है? y जूल। तो कहेगा कि बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो वो कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा? यानी आप यहां से क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ ऑर्बिट। सोचो जब विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उनका टाइम आधा सोल्व करने में चला जाएगा, लेकिन अगर तुमको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, क्योंकि तुमको पता है कि हमको फॉर्मूला क्या बताया था? अंडर रूट
एनर्जी ऑफ ग्राउंड प्लस अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ ग्राउंड। तो आपको दो एनर्जी दी जाएगी, इसके फोटोन की अगर आपको एनर्जी निकाल देना, और मान लो अगर फ्रीक्वेंसी दे, भाई फ्रीक्वेंसी दे सकता है ना, इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता है वो, क्या लिख सकता है वो, ऐसे भी कर सकते हो आप इस फॉर्मूले को। हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एच न्यू पी, या आप कह सकते हो एच सी बाई लैम्डा पी, इसको रख सकते हो ना यहाँ पे। आपको एग्जाम में फ्रीक्वेंसी दी जा सकती है, आपको एग्जाम में लैम्डा दी जा सकती है, तो यहाँ वैल्यू को पुट करना, बताओ आपके पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा। यानी अगर आपको आने वाले फोटोन की क्या दे दे, एनर्जी दे दे, अगर आपको आने वाले फोटोन की एनर्जी दे दे, और अगर आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे दी जाए, तो आप ये पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। बात समझ आ रही है? यानी आप इस फॉर्मूले से काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज निकाल सकते हो भाई। कहानी क्लियर? मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इस फॉर्मूले से काफी इंपॉर्टेंट बात निकाल सकते हो। यानी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से एन की वैल्यू, यानी एन क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट। यानी अगर आपको एनर्जी दे दी जाए एग्जाम में, तो आप उससे ये निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जंप करेगा, निकाल सकते हो ना वैल्यू। ये वैल्यू एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे और इसे सीख पा रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी अपेक्षा है भाई। क्लियर बात है? क्लियर बात हो रही है आपको? क्लियर बात होगी? मैं क्या कहना चाहता हूं देख लीजिए ध्यान से आप। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो आप, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से क्या निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी जाए, और अगर आपको फोटोन की एनर्जी दे दे, फ्रीक्वेंसी दे दे, या लैम्डा दे दे, रख लोगे ना फॉर्मूले वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। बात क्लियर है? तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को बताया था आपको। बात समझ आ गई आपको? अब मैं बात करता हूं इससे आगे के बारे में। अब बात करने वाले हैं हम इसके आगे के बारे में। वो लास्ट टॉपिक है इस बोहर का मॉडल का, फिर आपका बोहर मॉडल समाप्त हो जाएगा भाई। देखो जी, अगर मुझे हाइड्रोजन परमाणु के बारे में बात करनी हो, किसके बारे में बात करनी हो, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, तो हाइड्रोजन का अपने पास हो गया न्यूक्लियस, ये अपने पास पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, ये चौथा ऑर्बिट हो गया, ये पांचवा ऑर्बिट हो गया, एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, बढ़ा देता हूं, तरीके से बढ़ाते हैं पहले इसको। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करो तो अपने पास पहला ऑर्बिट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो। हमको इतने से मतलब इनफाइनाइट तक चलेगा ऐसे तो। ठीक है, यहाँ पर m बराबर 1 है, यहाँ पर m बराबर 2 है, यहाँ पर m बराबर 3 है, यहाँ पर m बराबर कितना बराबर 4 है। हाँ जी भाई, तो आप जानते हो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी निकाली थी आपने निकाली थी -13.6। कितनी निकाली थी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास E1 थी कि नहीं थी? अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितनी होगी? -13.6। अगर मान लो अगर आपके पास n की वैल्यू 2 हो, कितनी हो? n की वैल्यू 2, तो बताया था मैंने आपको फॉर्मूला क्या होगा, E2 बराबर क्या होगा मेरे पास, E1 अपॉन n²। मतलब E1 क्या है अपने पास 13.6 अपॉन n क्या है 2 का स्क्वायर कर दो 4 का भाग दो, तो इसके अंदर कितना आएगा, 4 × 12 आ जाएगा, और 4 चौके 16। बताओ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। आप ऐसे रख लो ना, चाहो तो आप ऐसे रख लो, आपकी इच्छा है भाई, ऐसे रख लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां रख लो, यहां जेड तो एक ही रहेगा, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 दूनी का 4, तो -13.6 में 4 का तो भाग दोगे आप, कितना आ जाएगा मेरे पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा नहीं आएगा? अरे बात समझ आ रही है ना आपको पास? कितना आएगा आपके पास, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात है? ये आ जाएगा। थर्ड एनर्जी निकालो आप। ये अपने पास कौन सी हो गई, ये तो अपने पास हो गई E1, ये अपने पास हो गई E2। निकालो थर्ड के लिए। थर्ड E3 बराबर क्या होगा, -13.6 बटे में किसका भाग दे दोगे, 3 3 9, 2 भाग कितना आएगा मेरे पास, 9 एकम 9, ये अपने पास माइनस तो रहेगा आगे, उसमें शक ही नहीं है। 9 एकम 9, 9 4 13 हो गए, तो 9 पंजो 45, 9 पंजो 45, माइनस आ जाएगा अपने पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अपने पास कौन सी आ जाएगी, E3 आ जाएगी। क्लियर है? देख लो आप, फॉर्मूला जानते हो ना आप कि फॉर्मूला किस प्रकार निकालोगे। फॉर्मूला आप चाहे डायरेक्ट रख दो, चाहे आप ऐसे रख दो, बात दोनों क्लियर ही है भाई, दोनों वैल्यू में बात बिल्कुल क्लियर होगी भाई। बात समझ मेरी आपको? अब आप निकाल सकते हो E4 कितनी होगी, निकाल लो। E4 क्या है, -13.6 बटे में किसका भाग दे दोगे, 16 का, तो इस बार 4 है, 4 में 16 भाग कितना है मेरे पास, याद आया मेरे पास, माइनस भाग दे लो ना भाई 16, यह जाएगा भाग देने में 16 अंठे, इतना आ जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेशन में, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये अपने पास E1 आ गई, ये अपने पास E2 आ गई, ये अपने पास E3 आ गई, अपने पास कितनी आ गई, E4 आ रही। बात समझ में आ रही है आपको? ये एनर्जी आएगी पहले, ये सेकंड एनर्जी, ये थर्ड एनर्जी, और ये अपने पास 4 एनर्जी। अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस, कि इनके बीच की एनर्जी गैप कितना होगा, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना होगा। अगर मुझे E2 - E1 निकालना हो, देखो इंपॉर्टेंट बात पता लगेगी आपको यहाँ से भाई, आपको ये पता लग गया, आपको क्या पता लग गया, देखो जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहली एनर्जी -30.6, दूसरी एनर्जी कितनी है अपने पास 3.4, तीसरी अपने पास क्या है, चौथी अपने पास क्या है। ऐसे निकाल सकते हो ना आप, आगे भी आप निकाल सकते हो भाई, फॉर्मूला आपको याद है। देखो जी
तरीके से बनाता हूं इसको, मैं तरीके से बनाता हूं ताकि आपको बातें और क्लियर समझ में आ जाए। ये आपके पास पहला ऑर्बिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एंड सो ऑन। ये अपने पास n बराबर 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये अपने पास 4 था। यहां पर एनर्जी E1 है, ये E2 है, ये अपने पास E3 है और ये अपने पास कौन सी है, E4। E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास -13.6 इलेक्ट्रॉन। E2 वैल्यू कितनी है अपने पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की वैल्यू कितनी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की वैल्यू कितनी है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब सोचो अगर मुझे E2 E1 चाहिए, अगर मुझे E2 E1 चाहिए तो देखो E2 की वैल्यू कितनी है अपने पास -3.4, माइनस लगा दोगे। E1 की वैल्यू कितनी है -13.6, तो बताओ माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, तो अपने पास क्या आएगा -3.4 प्लस 13.6, तो घटाओ इसमें से, तो 13.6 में से जब आप 3.4 घटाओगे तो यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया 10। मैं कहूंगा अपने पास एनर्जी कितनी आएगी, देखना ध्यान से आप, यहाँ एनर्जी आएगी प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता आएगी नहीं, यानी E2 E1 की वैल्यू कितनी आई प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिख रही है बात आपको, यानी E2 E1 की वैल्यू कितनी आई प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो, अब देखो E3 E2 लू तो मैं, अगर मैं मान लो E3 E2 लू, यानी इन दोनों के बीच का गैप लू, कितना आएगा E3 कितना है अपने पास -1.51, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 3.4, जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा -1.51 प्लस 3.4, तो लो 3.4 में से जब आप कितना घटाओगे 1.51, तो 10 में से गया तो 9, यहाँ कितना 3, ये अपने पास होगा 13 में 5 कितने हुए 8, यहाँ के 2 में से एक गया तो अपने पास है, मैं कहूंगा अपने पास वैल्यू कितनी आएगी प्लस 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई नहीं आई, यानी अगर आपके पास E3 E2 आए तो वैल्यू कितनी होती है उसकी 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहां से, देखना ध्यान से आप, अगर मान लो अगर आपको E2 E1 दे, घटा दोगे इन दोनों को, E3 E2 दे, घटा दोगे, E4 E3 दे, तो ये अपने पास E3 था, अपने पास दे दे E4 E3, E4 E3, E4 कितना है अपने पास -0.85, माइनस ये कितना है -1.51, निकालो तो कितना होगा -0.85 प्लस 1.51, घटाओ इसमें से, तो 1.51 में से कितना घटाओगे 0.85, जब आप घटाओगे कितना आएगा, ये अपने पास 6 5 11 हो गए अपने पास, यहाँ आगे 4 4 14 में 60 कितने 6 8 14, अपने पास आ गया 0.6, ये बराबर आ जाएगा प्लस 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान से देखो आपके पास E2 E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखो आप इस चीज को कि आपके पास E2 E1 की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 E2 की वैल्यू कितनी आ रही है प्लस का 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E4 E3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जैसे जैसे, सुनो ध्यान से, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो आगे, बताओ वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता जा रहा है ही नहीं होता रहा। देखो आप, पहला गैप कितना था, इतना बड़ा, कितना था गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो था गैप ही। दूसरा गैप कितना था आपके पास 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा गैप कितना है आपके पास 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, बताओ वैसे वैसे बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है नहीं होता रहा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे आप किताब में डायग्राम देखो, आपकी किताब ने क्या डायग्राम बना रखा है, वो डायग्राम कैसे समझोगे आप, मान लो आपके पास न्यूक्लियस है, ये पहला, ये दूसरा, अब जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे बताओ एनर्जी गैप कम होते जाएंगे नहीं, यानी एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर एनर्जी गैप बिल्कुल क्या हो जाएंगे आपस में ओवरकम। यानी जैसे जैसे आप इनफाइनाइट की तरफ घूमोगे ना, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वहां पर एनर्जी गैप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। देखो आप, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहां पे आएगा E2 E1, मैं कह सकता हूं E2 E1 बड़ी होगी किससे E3 E2 से, और ये किससे बड़ा होगा E4 E3 से, एंड सो ऑन, चलता रहेगा ना ऐसा, बताओ चलेगा नहीं चलेगा। यानी आपके पास जो E2 E1 है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और जैसे जैसे तुम दूर तक चलते जाओगे वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू क्या होती चल जाएगी भाई, कम होती है। यानी एनर्जी जो गैप है वो क्या होता चल जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर बात हो रही है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच की जो एनर्जी का गैप है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर एनर्जी आपस में क्या हो जाएंगी, ओवरकम, यानी बराबर होने लग जाएंगी। बताओ बात सही है कि नहीं, क्लियर बात है, देख लीजिए आप इस चीज को, समझ में आएगी बात। और ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं बताया था फॉर्मूला मैंने आपको, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना E1 = E1/n², या आपके पास एक फॉर्मूला तो है, आप जानते हो उस फॉर्मूले को -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात तो एक ही है ना भाई, क्लियर बात है। यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी का गैप क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्लियर बात है, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी का गैप क्या हो जाएगा भाई, कम होता चला जाएगा। ये होता है भाई बोहर का परमाणु मॉडल, और ये थी बोहर की एनर्जी के बारे में कुछ आपके साथ विशेष जानकारियां। कोई डाउट, कोई शक आपको, बात समझ रही है आपको? फिर मैं कह रहा हूं अगर फिर भी किसी विद्यार्थी को डाउट आता है
तो मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है भाई। क्लियर बात है, मैं उसको पर्सनली समझा दूंगा कि कोई टॉपिक आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है और आपको क्या सीखना चाहिए इसके अंदर। फिलहाल तो ऑनलाइन माध्यम में आप इस प्रकार ही पढ़ सकते हो, इस तरह कोई चारा भी नहीं है हमारे पास, लेकिन आप चीज़ों को समझो, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा मेरे को आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है, रटाना बिल्कुल नहीं है भाई। तो निकाल लोगे आप एनर्जी, E2 - E1 निकाल लोगे, E3 - E2 निकाल लोगे, E4 - E3, और जैसे जैसे आप दूर दिख रहा है ना आपको, पहले कितना था 10 था, फिर सीधा कितना आ गया, देखो 10 के बाद सीधा ही 1 रह गया और 1 के बाद सीधा 0 रह गया। मतलब मैं कहूँगा सबसे ज्यादा एनर्जी गैप तो यही आएगा, इस सबसे ज्यादा एनर्जी गैप। फिर तो एनर्जी गैप क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे बिल्कुल। ये सबसे बड़ा यानी E1 तो ये रहा, E2 ये रहा, फिर क्या होगा, फिर गैप ऐसे कम होते चले जाएंगे आपस में। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है आपको। ये था अपने पास बोहर का परमाणु मॉडल, कि बोहर के परमाणु मॉडल से आप क्या क्या चीज समझ सकते हो, क्या क्या चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं सारे विद्यार्थियों को बात क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है भाई। देख लीजिए आप, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको और चीज समझ में आ जाए। क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये अपनी बात थी किसके बारे में, एनर्जी के बारे में, यानी मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने पास बात थी बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। ये अपने पास हो गया बोहर का परमाणु मॉडल फिनिश। यही था भाई बोहर का परमाणु मॉडल। सोचो आपके पास बोहर का जो परमाणु मॉडल है हमको कौन कौन सी जानकारी देता है, काफी इंपॉर्टेंट जानकारी इस बोहर के परमाणु मॉडल ने हमको दी, और हमको कुछ काफी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से सीखने को मिली। ठीक है, ये बात किसके बारे में थी, ये बात थी बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। लेकिन बोहर के परमाणु मॉडल कुछ कमियां थी भाई, कमियां। मैं कहूंगा बोहर के परमाणु मॉडल किसकी बात कर रहा हूं मैं, कमियों की। किसकी बात कर रहे हैं, कमियों की। पहली बात तो ये कमी ये थी कि ये जो परमाणु मॉडल था, पहली कमी क्या थी, बोहर का जो परमाणु मॉडल था केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर लगता है, यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होंगे उनके लिए, यानी मैं कहूंगा एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों पर, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पर, या मैं कह सकता हूं इंग्लिश में क्या बोल सकते हो आप, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल नहीं लगता। ये कमी हो गई पहली तो कमी इसकी, ये तो इंपॉर्टेंट कमी थी ना इसका, कि बोहर का जो परमाणु मॉडल है वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, अप्लाई नहीं होती। जहां पर इलेक्ट्रॉन एक होंगे उसमें भी कौन कौन पे, हाइड्रोजन पे होगा, हीलियम प्लस पे होगा, Li+2 पे होगा और बेरिलियम +3 पे होगा। इसके अलावा पांचवें एलिमेंट के ऊपर बोहर का परमाणु मॉडल लगता नहीं है, पहली कमी। दूसरी कमी क्या थी इसके पास, दूसरी कमी ये थी, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं समझाता है भाई। किसको नहीं समझाता, ये नहीं समझाता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। या अपने आगे वाला टॉपिक ये होगा, यानी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में कोई बात नहीं करता है, यानी बोहर के परमाणु मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। इसके अलावा ये ड्यूअल नेचर की बात नहीं कर पाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी ये नहीं बताता कि द्वैत प्रकृति इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है तो होती कैसे, इसकी बात भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाती। यानी बोहर का जो परमाणु मॉडल था, पहली कमी तो क्या रही कि ये जो परमाणु मॉडल था केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन पे काम करता था, मल्टी इलेक्ट्रॉन काम नहीं करता था। दूसरी बात क्या रही कि ये जो परमाणु मॉडल था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात नहीं करता। तीसरी बात क्या रही कि ये जो अपने पास ड्यूअल नेचर की बात नहीं करता। इसके लिए हमको एक नए सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, वो चलेंगे इसके आगे। यानी हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक कौन सा होगा भाई, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। किसके बारे में बात करेंगे, यानी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ये कमियां थी हाइड्रोजन बोहर के परमाणु मॉडल की। हमारा जो अगले वाला टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम होगा भाई स्पेक्ट्रम। क्या नाम होगा उसका, उसकी बात करेंगे हम स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्पेक्ट्रम के बारे में, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। यहाँ पर हमको सीरीज पढ़नी पड़ेगी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, बेकेट सीरीज, फ्रून सीरीज, हम्फ्री सीरीज, सब बताऊंगा आपको किस प्रकार निकालते हैं। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं फिलहाल तो। लेकिन आप ये देखो हमारा जो अगले टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम क्या होगा जी, स्पेक्ट्रम। क्या होगा, स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे हम इससे अगले वाले लेक्चर में। और यहाँ तक की जो बात है ये बात थी बोहर के परमाणु मॉडल के बारे में। यानी आप अब तक 3 मॉडल सीख चुके हो, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और किसका मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल। अब आएगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे क्वांटम मॉडल, उसके बाद आपको लास्ट पढ़ना है इलेक्ट्रॉन भरने के नियम। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। काफी लेंथी और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान रखना इस चीज के बारे में आप। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।